ध्रुव की विलायती सौतन। निर्मला और राकेश ने अपने बेटे ध्रुव की शादी सौम्या नाम की भोली भाली और संस्कारी लड़की से की थी। जहां ध्रुव पढ़ा लिखा लड़का था, वहीं सौम्या कम पढ़ी लिखी पर समझदार लड़की थी। शादी के कुछ समय में वो घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। वो जब जब ध्रुव से बात करने की कोशिश करती तो ध्रुव उससे चिढ़ कर ही बात करता था। सौम्या उसके लिए गाजर का हलवा बना रही थी। आज खास उनके लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ, बस उन्हें बहुत पसंद आ जाए। इतने समय से मैं उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं कर पाई। अरे बहू, तो बड़ी खुश लग रही है। ऐसा क्या बना रही है उसके लिए? वो माँ जी, उनके लिए गाजर का हलवा बनाने का मन था तो वही बना रही हूँ। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने हम भी खा लेंगे। अच्छा, अपने ससुर जी को संतरे का रस दे दे, फिर दवाई देनी है। हाँ माँ जी, मैंने पापा जी को पहले ही दोनों चीजें दे दी हैं। अरे वाह, तू तो बहुत तेज है घर के काम करने में। जी माँ जी, शुरू से ही मैंने घर के काम संभाले हैं ना, इसीलिए। सौम्या गाजर का हलवा बनाकर ध्रुव के पास जाती है और कहती है, ध्रुव जी, ये लीजिए, मैंने आपके लिए खास गाजर का हलवा बनाया है। चक्कर बताइए। मेरे लिए इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जो है जैसा है चलने दो उसे। ध्रुव जी, मेरा मन था इसलिए मैंने ये सब किया। ठीक है, लाई हो तो खा लेता हूँ। पता नहीं ये इतनी दूर दूर क्यों रहते हैं, बात नहीं करते। पूछूं क्या इनसे? क्या पता इनकी जिंदगी में कोई और हो। वो ध्रुव जी, कुछ कुछ पूछना है आपसे। पूछो। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है जिससे आप प्यार करते हो, इसलिए आप मुझसे कटे कटे से रहते हो? अरे ऐसा नहीं है, माँ पापा के कहने से मैंने शादी करी है। मेरा अभी शादी करने का मन नहीं था, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करता। मुझे पत्नी के रूप में नहीं अपना सकते तो आप दोस्ती समझ लीजिए। फ्रेंडशिप तो कर ही सकते हैं ना। ये कहकर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है कि ध्रुव सोच में पड़ जाता है और उसे हाथ मिला लेता है, जिससे सौम्या बहुत खुश होती है। ध्रुव जी, दोस्ती की है तो दोस्ती के बहाने हम कल बाहर घूमने चले। हाँ ठीक है। ये कहकर ध्रुव अगले दिन उसे घुमाने के लिए ले जाता है, जिससे दोनों में बातचीत बढ़ने लगती है। एक शाम ध्रुव अपने काम से लौटता है कि एक विलायती लड़की क्रिस्टल उसी रोड से गुजर रही थी। तभी उसे दो लड़के परेशान करने लगते हैं। अरे हाय गौरी मैडम, कहाँ जा रही हो? आय हाय हाय हाय, बड़ी चिकनी चमेली लग रही है यार। काश हमारे देश में भी ऐसी मैडमें आ जाए। गौरी गौरी। अरे तो क्या हुआ, ट्रैवल के लिए भी तो आती ही है हमारे देश में यार। ये बहुत अच्छी लग रही है। बात करूं क्या सफेद बटरफ्लाई से? उनकी बात सुनकर क्रिस्टल अपने कदम तेज तेज बढ़ाती है। ये सब चीज ध्रुव नोटिस कर लेता है। वो लड़के फिर से छेड़ते हैं। तभी क्रिस्टल कहती है, What happened? Just stay away. दूर हटो। अरे दादा, गौरी मैडम की अंग्रेजी कितनी अच्छी है और आवाज तो कानों में घुल गई। ए मेरी रसगुल्ली, जरा हमसे वो कर लो, उका कहते हैं फ्रेंड से। हाँ वो कर लो ना। पीछा करते करते वो दोनों लड़के उसके आगे खड़े हो जाते हैं। तभी ध्रुव उन दोनों को थप्पड़ मार के पीछे करता है और कहता है, ये क्या बदतमीजी लगा रखी है? शर्म नहीं आती इन्हें छेड़ते हुए? क्या तू भी कॉकरोच की तरह चिपक रहा है इससे? तेरी क्या लगती है? हाँ बोल, तेरी क्या लगती है? यह बोतल देखिए, सीधा पेट में घुसा दूंगा, समझो? पीछे हट। अच्छा, तू मुझे इससे मारेगा? हाँ, तेरी ये मजाल। तभी दोनों में हाथापाई होती है। अबे तेरी इतनी क्यों किलस रही है? बीवी है तेरी? है बीवी है? नहीं बताना तेरा क्या रिश्ता है जो तू इतना मचल रहा है? हाँ, मेरी बीवी है। गुस्से में ध्रुव कांच की बोतल फोड़कर उससे अपना अंगूठा काटकर क्रिस्टल की मांग भर देता है। वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है, जिसके बाद वो दोनों गुंडे चले जाते हैं और क्रिस्टल उसे घूरते हुए कहती है, शुक्रिया डा, मेरी जान बचाने के लिए। अरे वाह, आप हिंदी भी बोलती हैं। वैसे आप अकेली रहती हैं क्या? आर यू अलोन इन इंडिया? या राइट, मैं अकेली हूँ, बट आपने मुझसे शादी कर ली। मुझे माफ कीजिएगा, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर आपको बचाने के लिए उस वक्त मुझे कुछ नहीं सूझा। तभी मन ही मन दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। ध्रुव अब क्रिस्टल के साथ वक्त बिताया करता था और धीरे धीरे उसने अपनी बीवी उसे स्वीकार कर ली थी, जिसके बाद क्रिस्टल कहती है, ध्रुव,
अब मैं तुम्हारे बिना और यहाँ नहीं रह सकती। प्लीज मुझे अपने घर ले चलो। मैं अपने सास ससुर से मिलना चाहती हूँ। बट मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में बताया था ना, प्यार तो मैं भी नहीं करता उससे, पर क्या तुम दोनों एक छत के नीचे रह लोगी? हाँ, मैं रह लूंगी ध्रुव। तुम्हारे बिना मेरा कोई और है भी तो नहीं। तभी ध्रुव क्रिस्टल को अपने साथ घर ले आता है, जहां सास ससुर और सौम्या ध्रुव के साथ फिरंगी लड़की को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। और निर्मला कहती है, अब बेटा, ये फिरंगी लड़की कौन है? ध्रुव जी, आपके ऑफिस की मेहमान है क्या? अरे ये मेरी पत्नी और तुम्हारी सौतन है, फिरंगी सौतन। मुझे माफ करना सौम्या, पर कुछ हालातों में हमारी शादी हो गई थी और प्यार भी। क्या? बेटा, तू ये कैसे कर सकता है? तूने बहू का दिल दुखाया है। शादी के बाद दूसरी शादी की, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या तू अपनी पत्नी के सामने उसकी सौतन को रखेगा? मुझे माफ कर दीजिए आप तीनों, पर मैं क्रिस्टल को अकेले नहीं छोड़ सकता। वो यहाँ अकेली है। अगर सौम्या को ऐतराज है तो वो घर छोड़कर जा सकती है। नहीं नहीं ध्रुव जी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप जानते हैं, एक बहू अपने ससुराल से तभी विदा लेती है जब उसकी अर्थी निकलती है। मैं जाऊंगी तो सिर्फ अर्थी पर ही जाऊंगी यहाँ से। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा मत बोल। ध्रुव बेटा, ये तूने क्या परिस्थिति पैदा कर दी। अरे इस फिरंगी का कोई भरोसा नहीं है ना। ये हमारी भाषा समझ सकती है, ना ही हम इसकी। हमारे आचरण भी नहीं समझ सकती। देख, साड़ी भी नहीं पहनी इसने तो। मम्मी जी, मुझे एक मौका दीजिए। मैं साड़ी और खाना बनाना, घर के काम करना भी सीख जाऊंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तू ही भुगत ध्रुव। चलो निर्मला अंदर। तभी सास ससुर नाराज होकर अंदर चले जाते हैं, पर रोती हुई सौम्या बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी सौतन का गृह प्रवेश करवाती है और कहती है, भले ही तुम सौतन हो, पर मुझे इतने संस्कार हैं, इसलिए मैंने तुम्हारा गृह प्रवेश किया, क्योंकि तुम भी अब ध्रुव जी की पत्नी हो। थैंक यू सौम्या। वक्त गुजरता है। इस तरह रोज सुबह उठकर संस्कारी सौम्या पूजा पाठ करती है और घर का खाना बनाकर सबको खुश रखती है। ये देखकर क्रिस्टल को भी ये सब करने का मन करता है और उसकी तरह सजने संवरने का भी। तो वो कहती है, सौम्या, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी कोई जगह नहीं लेना चाहती, बट तुम्हारी ये साड़ी पहनना और खाना बनाना सीखना चाहती हूँ, ताकि मम्मी जी पापा जी मुझसे खुश हो जाएं। तुम मेरी छोटी बहन हो, इस हिसाब से मैं तुम्हें मना कैसे करूं? तुम्हें जो भी सीखना है मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी, साड़ी पहनना भी और खाना बनाना भी। संस्कार और अच्छे स्वभाव से परिपूर्ण सौम्या अपनी सौतन को खाना बनाना, साड़ी पहनना, यहाँ तक कि सिलाई करना भी सिखाती है, जिससे वो थोड़ा बहुत घर वालों का दिल जीतने लगती है। और पहली बार साड़ी में देखकर ध्रुव कहता है, अरे क्रिस्टल, तुमने साड़ी पहनी है, हमारी ट्रेडिशन अपनाया तुमने। हाँ, तुम कंफर्टेबल तो हो इसमें? या आई एम कंफर्टेबल। मैंने तो खाना भी खुद बनाया है आज। और पता है ये सब मुझे किसने सिखाया? सौम्या ने। शी इज वेरी टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल। तुम उसे भी अपनी पत्नी के रूप में अपना लो, उसे भी तुम्हारे प्यार का हक है। क्या तुम्हें इससे कोई ऐतराज नहीं है? नहीं, हम दोनों बहनों की तरह खुश हैं। तुम बिल्कुल सही कहती हो क्रिस्टल। आखिर गलती मैंने ही की है तो सजा वो क्यों भुगते? मैं अभी उससे माफी मांगता हूं। तभी ध्रुव जाकर घुटनों के बल सौम्या से कहता है, सौम्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर अब उस गलती को मैं सही करना चाहता हूं। तुम मेरे साथ तो हो ना? हाँ ध्रुव जी। तभी दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और क्रिस्टल सास ससुर मिलकर ताली बजाते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है और दोनों सौतन बहन बनकर रहने लगती हैं। बहू की 5 आलसी ननद। सुरभि की अभी शादी हुई होती है। शादी के बाद उसके 2 दिन तो अच्छे खासे गुजर जाते हैं, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद उसकी 5 ननद अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर देती हैं। अरे रेखा, मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, तुम इतनी रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथ कर रख लो। अरे भाभी, मेरे तो सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं तो वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप तो जानती हो, जब मेरे सर में दर्द होता है तो मैं कुछ नहीं कर पाती। ऐसा कहकर रेखा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सुरभि को अकेले ही सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। जब वो घर की सफाई कर रही होती है तो वो अपनी नंद ममता से कहती है, अरे ममता,
मैं घर की साफ सफाई कर रही हूँ, थोड़े से कपड़े गंदे पड़े हैं, क्या तुम उन्हें धो दोगी? मुझे माफ करना भाभी, आज मेरी पार्टी है और अगर मैं कपड़े धोने में लग गई तो पार्टी में नहीं जा पाऊंगी, इसलिए आप अपने आप ही सारे कपड़े धो लेना। ऐसा कहकर ममता भी निकल जाती है, जिसके बाद सुरभि घर के सारे काम करके बहुत ज्यादा थक जाती है। तभी तानिया सुरभि के पास आती है और कहती है, अरे भाभी आप यहाँ बैठी हो और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जाओ मेरे लिए खाना ला दो। तानिया, मैं घर के सारे काम करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तुम खुद क्यों नहीं ले लेती अपने लिए खाना? ठीक है, आप मुझे खाना नहीं दे रही हो तो कोई बात नहीं, अब मैं ये बात भैया से जरूर कहूंगी कि आप मुझे खाना भी नहीं देती हो। तानिया की बात सुनकर सुरभि को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो चुपचाप रसोई में जाती है और अपनी ननद तानिया के लिए खाना परोस देती है। तानिया खाना ले जाकर अपने कमरे में आराम से खाने लगती है। आखिर मेरी ननद ऐसी क्यों है, कोई भी किसी काम को हाथ लगाना ही नहीं चाहती? सुरभि ऐसा सोच रही होती है कि तभी उसके पास सिमरन आती है और उससे कहती है, अरे भाभी, अगर आप कोई काम नहीं कर रही हो तो एक काम करो, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे कल सुबह कॉलेज के लिए निकलना है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए आप समय से मेरे कपड़े प्रेस करके रख देना। सिमरन ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सुरभि चुपचाप अपनी ननद सिमरन के कपड़े इस्त्री करने लगती है। ओहो, इस घर के काम तो खत्म ही नहीं होते, एक काम खत्म होता नहीं कि दूसरा काम मुझे तुरंत बता देते हैं। सुरभि कपड़ों पर इस्त्री कर ही रही होती है कि तभी अचानक से उसे रसोई के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आती है। सुरभि तुरंत रसोई में जाती है और देखती है, हे भगवान, शनाया ये तुमने क्या किया? तुमने तो अचार की पूरी बरनी ही तोड़ दी, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये अचार बनाया था। क्या करूं भाभी, मेरे पास इतनी लंबी हाइट नहीं है, मैंने कोशिश की कि मैं आराम से अचार की बरनी को उतार लूं, लेकिन गलती से ये बरनी अचानक से गिर गई। ऐसा कहकर शनाया पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुरभि अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। हे भगवान, एक तो अचार की बरनी तोड़ दी, ऊपर अब अचार की सफाई करके नहीं गई। आखिर इन सब का क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसे ही धीरे धीरे रोजाना का हो जाता है। अब सुरभि की पांचों ननद अपने सभी काम खुद न करके सुरभि से ही करवाने लगती हैं। एक दिन सुबह, अरे भाभी कितनी देर हो गई है, जल्दी से मुझे नाश्ता बना कर दे दो, मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज के लिए बहुत देरी हो रही है। भाभी आप क्या कर रही हो, जल्दी से मेरे बाल बना दो, मैं कितनी देर से अपने बाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे बाल बन ही नहीं रहे। इतने में वहाँ तानिया भी पहुँच जाती है। ये सब छोड़िए और पहले आप मेरा टिफिन पैक कर दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए बहुत देरी हो रही है, अगर देर से ऑफिस जाऊंगी तो मेरा बॉस मुझे काम पर से निकाल देगा। अरे भाभी, ये क्या आपने मेरे कपड़े आज इस्त्री नहीं किए, अब मैं क्या पहनूं? ओह भाभी, आपने मेरे कमरे के अंदर से सारा सामान कहाँ रखा है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, जरा मेरे कमरे में और मेरी मदद करो। सुरभि अपनी पांचों ननद को एक साथ बोलते हुए देख हैरान रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो एक के बाद एक अपनी हर एक ननद का काम सुनती है। आज आपकी वजह से मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, देखना आज मुझे ऑफिस से जरूर सुनने को मिलेगा। ऐसा ताना देकर तानिया ऑफिस के लिए निकल जाती है। तभी पवन आता है और अपनी पत्नी सुरभि से कहता है, सुरभि क्या तुमने मेरी टाई देखी है? मुझे कहीं मिल नहीं रही। अभी लाती हूँ जी। सुरभि टाई लेकर अपने पति पवन को दे देती है। जैसे ही पवन सुरभि का उतरा हुआ चेहरा देखता है, वो उससे कहता है, अरे सुरभि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं जी, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। सुरभि पवन को उसकी बहनों के बारे में कुछ नहीं बताती। वो रोजाना अपनी ननद के आलसीपन को झेलने लगती है। एक दिन पवन अपनी पांचों बहनों के साथ खाने की टेबल पर बैठा होता है। तभी एक के बाद एक उसकी बहन सुरभि से कहती है, भाभी कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप इस घर के कोई भी काम सही से नहीं कर पा रही है, जरा ये सब्जी तो देखना कैसी बनाई है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। भाभी शाम को मुझे एक फंक्शन में जाना है, तो मेरे लिए अच्छी सी कोई ड्रेस निकाल कर तैयार रखना। भाभी मेरी नोटबुक नहीं मिल रही है, मेरे कॉलेज जाने से पहले आप जरा ढूंढ कर रख देना। अरे ये सब क्या चल रहा है, तुम सारे काम अपनी भाभी से ही करवाती हो? अरे थोड़ा तो उसके बारे में सोचो। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, अब हमारी भाभी इस घर में है तो सारे काम वही करेंगी। अगर भाभी के होते हुए भी सारे काम हमें खुद ही करने पड़े तो भाभी के होने का फायदा ही क्या है? इससे अच्छा तो आप शादी ना करते। अरे अगर तुम्हारी भाभी अपना घर छोड़कर आई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस घर में नौकरानी बनकर आई हैं। तुम्हें उनके बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए, आखिर तुम भी किसी के घर की बहू बनकर जाओगी एक दिन। पवन की बात सुनते ही उसकी पांचों बहनें उठ खड़ी हो जाती हैं और गुस्से से नाश्ता भी नहीं करती और चली जाती हैं, जिसके चलते पवन अपने मन ही मन सोचता है, हे भगवान अब मैं क्या करूं, मेरी बहनें तो मुझसे नाराज हो गईं, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा।
पवन अब ये समझ जाता है कि उसकी पत्नी सुरभि की ये हालत क्यों हो रही थी, जिसके चलते पवन अपनी 5 बहनों के लिए लड़के ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ ही समय में उसे अपनी 5 बहनों के लिए लड़के पसंद आ जाते हैं और वो अपनी बहनों का रिश्ता कर देता है। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है और वो अपनी 5 बहनों की शादी करके उन्हें उनके ससुराल भेज देता है। सुरभि, मैं जानता हूँ मेरी बहन बहुत आलसी थी, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारी रेल बना रखी थी, लेकिन अब परेशान होने की बात नहीं है। मैंने सबकी शादी करवा दी है और वो अब अपने ससुराल में खुशी खुशी रहेंगी। माना कि आपकी बहन आलसी थी, लेकिन आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। एक सही फैसले ने सही समय पर सब कुछ ठीक कर दिया, क्योंकि अगर ये बात ज्यादा आगे बढ़ जाती तो कहीं मेरी बहनों के चलते मेरा घर न बिगड़ जाता। पवन की समझदारी देखकर सुरभि बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ सुरभि अपनी ननद की शादी के होने के बाद उनसे फोन पर बात करती रहती है, उनकी खैर खबर लेती रहती है। शादी के बाद उसकी 5 ननद को अपना ससुराल संभाल कर सीख भी मिल जाती है और वो सुरभि के साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू कर देती हैं। अब सुरभि अपने पति पवन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।